बच्चों लोग, लास्ट क्लास के सेशन में हम लोग मेटलर्जी चैप्टर के अंदर रिडक्शन टॉपिक को कवर कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग मेटलर्जी में रिडक्शन टॉपिक कवर कर रहे थे। ठीक है, तो रिडक्शन का मोटो क्या होता है जी? तो आपको पता है कि मेटल जो एग्जिस्ट करता है नेचर में जनरली अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मेटल को अगर हमको निकालना होगा तो उस ऑक्सीडाइज फॉर्म को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यानी थ्रू रिडक्शन वो क्या करते हैं, मेटल निकालते हैं। ठीक है, और आपको याद हो पूरा प्रोसेस, तो हम लोग क्या बोले थे कि मेटलर्जी में टोटल जो होता है वो टोटल 4 स्टेप होता है। ठीक है, 4 स्टेप क्या क्या था तो आप लोग पता है कि जो भी आपको ओर मिलता है ना, ठीक है, उस ओर को आप पहले क्या करते हो, क्रश एंड ग्राइंडिंग करके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हो। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन प्रोसेस। देन क्या करते हैं, उस ओर का हम कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन का मोटो होता है उसमें से इम्प्यूरिटी या गैंग को रिमूव करना। तो ये सेकंड स्टेप था। ठीक है, जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। थर्ड स्टेप में क्या बोला गया, इस ओर में आपका मेटल अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उस मेटल यानी उस ऑक्सीडाइज फॉर्म को हम अगर रिड्यूस करेंगे तो हमको मेटल मिल जाता है, और इस मेटल को हम बोलते हैं इम्प्योर मेटल। इसको बोलते हैं हम इम्प्योर मेटल, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल का जो प्योरिटी लेवल होता है ये होता है 99%। ठीक है, तो मेटल अपने 99% प्योरिटी लेवल में इसमें हमको मिलता है, इसको बोला गया है इम्प्योर मेटल, और इस प्रोसेस को बोला गया है रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब जो रिडक्शन प्रोसेस होता है या तो आप डायरेक्ट कर दोगे, या तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के बाद आप ओर को चेंज करते हो उसके ऑक्साइड में। ठीक है, और इस ऑक्साइड को आप रिड्यूस करते हो। ठीक है, तो ये पार्ट ये हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। इसका 50 से मोर देन 50% ये पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, इस इम्प्योर मेटल को हम लोग फिर जो हम लोग को इम्प्योर मेटल मिलता है यहाँ पे, इससे अगर हमको फर्दर अगर प्योरिटी का लेवल अगर इंक्रीज करना होता है, अगर और मान लेते हैं कि मेटल को फर्दर अगर हमको प्यूरिफाई करना हो तो अगला स्टेप होता है रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में हमको जो मेटल मिलता है वो मिलता है 99.99% प्योर मिलता है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। तो बस बचा क्या, रिडक्शन प्रोसेस जो 50% कवर कर चुके हैं उसको हम लोग फर्दर आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, लास्ट क्लास में जो हम रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किए थे उसमें ध्यान देना, उसमें क्या बोले थे, रिडक्शन का टाइप आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो रिडक्शन का टाइप क्या क्या पॉसिबल है जी? ठीक, तो पहला बोला गया था ऊपर में टॉप में डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट में जनरली दो मेथड में ज़्यादा यूज करते हैं, एक होता है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस और एक होता है हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, सिमिलरली अगला मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड जो होता है वो हम बहुत कम जगह यूज करते हैं क्योंकि कॉस्टली होता है। ये मेथड यूनिवर्सल है बट ये कॉस्टली है। ठीक है, इसके अलावा और मेथड क्या अपने पास था, स्मेल्टिंग या फिर कार्बन रिडक्शन मेथड। ठीक है, स्मेल्टिंग या फिर कार्बन रिडक्शन मेथड। इसके अलावा क्या था, तो कुछ मेटल जो होता है, कुछ मेटल अपने नेटिव स्टेट में मिल जाता है, कुछ मेटल अपने प्योर फॉर्म में ही आपको मिल जाएगा, जैसे गोल्ड एनपीटी। गोल्ड एनपीटी अपने प्योर फॉर्म में आपको मिल जाता है नेचर में। ठीक है, कुछ मेटल को आप डायरेक्टली हीट करके निकाल सकते हो, और कुछ के लिए हम लोग सेल्फ या ऑटो रिडक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, यानी आपको इतना सारा मैथड हम बताया है, तो जैसे आप यहाँ से आप मूव करते हो ना, ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हो तो यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका मेटल जिस मेटल पे मेथड अप्लाई करते हैं उसका रिएक्टिविटी लेवल बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी जब लेफ्ट से राइट हम मूव कर रहे हैं तो अगर मेरा मेथड चेंज हो रहा है
इसका मतलब जो मेटल के लिए इसको अप्लाई किया जा रहा है उसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेटल का रिएक्टिविटी जो होता है वो लेफ्ट साइड में क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान ना, इन सारे मेथड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो नेटिव स्टेट, थर्मल, ठीक है। तो सो जस्ट मैं रिकैप कर दे रहा हूँ आपके लिए फटाफट। तो कुछ मेटल नेटिव स्टेट में मिलता है जी, एग्जाम्पल गोल्ड और पीटी। ठीक है, इसमें हमको फर्दर कुछ और अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कुछ मेटल को हम थर्मली डिकम्पोज कर सकते हैं। जो बहुत लेस रेटिव मेटल होता है उसको डायरेक्ट अगर हीट करेंगे तो अपने मेटल फॉर्म में वो अपने आप आ जाएगा। जैसे मान ले कि सिल्वर है, तो सिल्वर का ओर होता है, उसको कन्वर्ट करना ऑक्साइड में और उसको फर्दर हीट करोगे तो आपको सिल्वर वाप मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मरकरी है, मरकरी को चेंज करोगे उस ऑक्साइड में, मर्क्यूरिक सल्फाइड को चेंज करोगे ऑक्साइड में और फर्दर हीट करोगे तो आपका मरकरी बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यानी थर्मली हीट करने से मेटल का जो ऑक्साइड होता है अपने अपने मेटल के फॉर्म में आ जाता है और उसमें से ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, ठीक है, इसका अगर इसको हम स्टडी कर रहे ना, इसको अगर हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर का यूज करके हम अगर स्टडी करेंगे तो ध्यान देना, हमें आपके सामने लिखे हुए हैं कि एक मेटल ऑक्साइड मानते हैं जिसको हीट करके अगर हम मेटल निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ O2 निकलेगा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है जी, पॉजिटिव है, क्योंकि आपको हीट देना पड़ा तोड़ने के लिए। और ध्यान देना, लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट में सॉलिड फॉर्म है मेटल ऑक्साइड का, और राइट में क्या है, मेटल सॉलिड का फॉर्म सॉलिड है बट O2 का फॉर्म गैस में है। ठीक है, यानी राइट में क्या है, गैस, O2 गैस के फॉर्म में है। तो अगर आप इंट्रोपी चेंज का बात करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, सॉलिड है, और राइट में कम से कम आपको एक गैस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, तो इंट्रोपी चेंज इस प्रोसेस का क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। तो आपको पता है कि इस प्रोसेस का डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और इंट्रोपी चेंज भी क्या, पॉजिटिव है। बात करते हैं डेल्टा जी का, तो डेल्टा जी किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी को बताता है, यानी प्रोसेस खुद से ऑकर करेगा कि नहीं करेगा इसके बारे में हमको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, प्रोसेस ऑकर करेगा कि नहीं करेगा इसके बारे में हमको इन्फॉर्म करता है। ठीक, ध्यान देना, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब ध्यान देना, अब गौर करना, डेल्टा एच पॉजिटिव आपके पास है और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे माइनस टी डेल्टा एस। आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा एच एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और माइनस टी डेल्टा एस भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो दोनों पॉजिटिव है तो क्या बीच में माइनस एन आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है, मतलब खुद से अगर ऑकर करना है, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा जी जीरो अगर हम बोलते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा, तो उसके लिए कंडीशन आ जाएगा, डेल्टा जी को जीरो अगर पुट करोगे तो वहाँ से एक टेम्परेचर निकलता है जिसका वैल्यू होगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस का रेशियो होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, यानी अगर आपका टेम्परेचर इतना होगा, ठीक है, तो प्रोसेस आपका, यानी ये जो प्रोसेस है, ऑक्साइड जो है वो अपने मेटल में ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मेटल, किसी मेटल को आपको निकालना है, उसका ऑक्साइड आपको दिया हुआ है, किसी मेटल को आपको निकालना है और ऐसा ऑक्साइड आपको दिया हुआ है, तो अगर आप इतना टेम्परेचर मेंटेन कर दोगे तो आपका आपका मेटल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बस हीटिंग करके आप मेटल निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमको इतना सारा स्टेप यानी इतना सारा मेथड पढ़ने का जरूरत क्या है, जब हम हीटिंग करके निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे से आपका मेटल का रिएक्टिविटी बढ़ेगा ना, ठीक है, जैसे से
आपके मेटल का रिएक्टिविटी बढ़ता है, वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो वही बोला हुआ है कि जैसे जैसे मेटल का रिएक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, आपका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए हमको अलग अलग मेथड जानने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो कॉस्टली हो जाता है मेथड, क्योंकि टेम्परेचर उतना हाई करना पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, तो थियोरेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि हीटिंग करके हम मेटल निकाल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ठीक है, तो प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर मेटल ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो उसमें जो हीटिंग है, यानी जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेल्फ प्रोडक्शन या फिर ऑटो प्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके थे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल को पार्सली रोस्ट करते हैं। पार्सली रोस्ट करने का मतलब, मेटल को हम लोग पार्सली रोस्टिंग का मतलब पार्सली ऑक्सीडेशन करें तो क्या होगा, कुछ पार्ट सल्फाइड का ऑक्साइड में जाएगा और कुछ पार्ट सल्फाइड में बचा हो रहेगा, और ये दोनों आपस में क्या होगा, सेल्फ रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, यानी मेटल अलग हो जाएगा और जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके चला जाएगा SO2 में। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे पार्सल रोस्टिंग। और पार्सल रोस्टिंग क्यों अच्छा होता बताइए आपको। ठीक है, क्योंकि पार्सल रोस्टिंग करने से क्या होता है फ़ायदा, कि आपको फर्दर रिडक्शन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि कॉपर का ही अगर पार्सल रोस्टिंग आप नहीं करते और आप रोस्टिंग कंप्लीट कर देते तो ऑक्साइड आपको बन जाता कॉपर का, और इसको फर्दर इससे आपको मेटल निकालना होगा तो आपको या तो हीटिंग करना पड़ेगा या तो कोई और आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। दोनों केस में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, जो आपके प्रोसेस के कॉस्टिंग को यानी इकोनॉमिक्स को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इसलिए पार्सल रोस्टिंग क्या है, बेटर मेथड है। ठीक है, तो जब भी अगर आप पार्सल रोस्टिंग करके सेल्फ रिडक्शन कर लोगे, यानी ऑटो रिडक्शन अगर हो सकता है तो उसको हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, ओवर कंप्लीट रोस्टिंग। ठीक है, ये सारा हम लास्ट क्लास हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, इसके अलावा अल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस हम लोग कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। बच्चे लोग हाइड्रोमेटलर्जी हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग लास्ट क्लास में फ्लक्स के बारे में बात किए थे, फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि गैंग या फिर इम्प्योरिटी हटाने के लिए हम लोग फ्लक्स का यूज करते थे हम लोग। ठीक है, और ये स्लैग बना के चीज बाहर निकलता था, और उसका फ्लक्स क्या होगा ये डिपेंड करता था गैंग पे। तो गैंग के बेसिस पे फ्लक्स क्या लेंगे बताया हो आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा लास्ट हम लोग कवर किए थे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो ध्यान देना, इसे बस जस्ट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस मेथड को, ध्यान सुनना इस चीज़ को आप और लो फिर से। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड जो होता है चलो, ये होता है यूनिवर्सल मेथड। ये क्या होता है, यूनिवर्सल मेथड होता है, बट क्या होगा, कॉस्टली होगा। ठीक है, जनरली इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर मोर रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, फिर मोर रिएक्टिव मेटल्स, क्योंकि इस मेटल्स को हम लोग बाकी मेथड से, यानी बाकी मेथड इन मेटल्स पे अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें बोला गया है कि आपको आपका जिस मेटल को आपको निकालना होगा, ठीक है, उसके सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट लोगे। ठीक है, और आपके पास एक एनोड होगा, कैथोड होगा। आपका जो मेटल डिपॉजिट होगा, मेटल निकलेगा वो निकलेगा कैथोड पे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलाइट आप चूज करते हो, इसका दो स्टेट पॉसिबल है। इसका एक मोल्टेन स्टेट पॉसिबल था और एक था एक्वा स्टेट। तो मोल्टेन स्टेट हम तब लेते हैं जब आपका मेटल जो होगा हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उस केस में अगर आप वाटर ले लोगे ना, यानी एक्वा स्टेट ले लोगे, तो मेटल बाहर नहीं निकल पाएगा। उस केस में हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो अगर हमको मेटल को निकालना होगा, तो अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से,
उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मेटल का मोल्टन स्टेट लेते हैं, यानी आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोल्टन स्टेट लेते हैं। और अगर मान लेते हैं कि मेटल का रिएक्टिविटी अगर हाइड्रोजन से कम होता है और हाइड्रोजन से कम होता है तो उस केस में आप कोई भी केस ले सकते हो, उसमें आप एक्वस भी ले लो, कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, और मोल्टन लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केस में मेटल निकलेगा, दोनों केस में मेटल ही निकलने वाला है। तो एक्वस करना आसान होता है, चीपर होता है। तो अगर मेटल अगर कम रिएक्टिव होगा तो हम लोग बाय डिफॉल्ट एक्वस स्टेट लेते हैं, क्योंकि एक्वस स्टेट क्या होता है, सस्ता होता है बनाना। किसी सॉल्ट को मेल्ट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इसलिए मोल्टन स्टेट हम कब अप्लाई करेंगे, जब आपका मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और मेटल कम रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव होगा अगर हाइड्रोजन से, तो उस केस में ठीक है, हम लोग एक्वा स्टेट चूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, उदाहरण इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है, इसके लिए हम लोग को जो पढ़ना था वो था एल्युमिनियम के लिए पढ़ना था। तो ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं कि एल्युमिनियम कैसे निकालते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं एल्युमिनियम के सेक्शन में, फ्रॉम एल्यूमिना, ठीक है। और प्रोसेस का नाम क्या था, हॉल्स प्रोसेस। क्या था, हॉल्स प्रोसेस था, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें बोला गया कि हम लोग इस प्रोसेस में एल्यूमिना के साथ कुछ हम फ्लक्स ऐड करते हैं। फ्लक्स क्या क्या ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रायोलाइट, Na3LF6, इसको हम ऐड करते हैं, प्लस CF2 को ऐड करते हैं, ठीक है। और इसको मेल्ट करते हैं, ठीक है, यानी मोल्टन स्टेट यूज करते हैं। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम का जो रिएक्टिविटी होता है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ बोला गया है कि आपका जो वेसल में जहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, उसका वेसल का जो एंड में है वो ग्रेफाइट का लाइनिंग होता है, ठीक है। और इसका काम ये होता है आपका, ये काम करता है जो कैथोड की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो एल्युमिनियम आयन होगा और रिड्यूस होकर एल्युमिनियम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जो एल्युमिनियम बनेगा उसका स्टेट होगा मोल्टेन। और मोल्टेन एल्युमिनियम का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। तो हाई होता है क्या होगा, वो नीचे जमा हो जाएगा, नीचे, ठीक है। और देखना यहाँ पे वेसल के नीचे में टैप लगा हुआ है, इस टैप को ओपन करोगे ना आप, तो आपको यहाँ से एल्युमिनियम बाहर निकल सकता है इजीली, ठीक है। ये ध्यान देना। अब ध्यान दोगे, आपका जो एनोड है, आपका जो इसमें इस मोल्टन स्टेट में कुछ ग्रेफाइट रॉड को हम डिप किए हुए हैं। ये जो रॉड है ये एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, जो कि O2 फॉर्म निकलता है। और O2 जब निकलेगा तो जो O2 निकल रहा होता है, तो यहाँ जो इस ग्रेफाइट रॉड में जो कार्बन है, वो कार्बन का बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। तो जब O2 निकलेगा तो एनोड को बर्न करेगा, ठीक है। अब एनोड को बर्न करेगा तो क्या होगा, आपका एनोड खत्म होते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है कि एनोड अगर खत्म हो रहा है तो हमको बार बार एनोड को रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एनोड अगर बर्न कर जाए तो उसका क्या होगा, प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा। तो प्रोसेस को कंटिन्यूस करने के लिए हमको एनोड को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे देना, हम बहुत सारा एनोड दिखाए हुए हैं, मल्टीपल एनोड है, क्योंकि अगर एक एनोड अगर जल भी जाएगा तो उसको हटाएंगे तो दूसरा एनोड अपना काम कर रहा होगा, ठीक है, यानी सर्किट को पूरा कर रहा होगा। तो अगर एक नोड अपना काम करना बंद भी कर जाए तो बाकी नोड से आपका काम चल रहा होगा। तो उसका क्या करेंगे, हम दूसरे नोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में, इस मेथड में हमको नोड को बार बार रिप्लेस करना होता है। क्यों करना होता है, लॉजिक आपको हम समझा दिए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हॉल्स प्रोसेस में हमको फ्रिक्वेंटली एनोड को रिप्लेस क्यों करना पड़ता है। तो तुम बोलोगे कि जो एनोड होता है वो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। हमको उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि आपका सर्किट बना हुआ रहे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम इस प्रोसेस में क्रायोलाइट या फिर CF2 को हम ऐड क्यों करते हैं, ठीक है, ऐड क्यों करते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पर लॉजिक बताया गया है कि एल्युमिना में हम लोग क्रायोलाइट यानी Na3LF6 और CF2 को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड हम क्यों करते हैं, तो बोला गया कि
पहला रीजन होता है कि मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिना को डिक्रीज करने के लिए। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2250 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर जिसको हम ऐड कर रहे हैं, ये एडिशन से क्या होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट चला जाता है 950 डिग्री पे, यानी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्लस ध्यान देना, आपका जो क्रायोलाइट है उसमें आयन का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। इसमें सोडियम का 3 आयन है, 1 एल्युमिनियम का आयन और 6 फ्लोरीन का आयन है। इसमें आयन्स बहुत ज़्यादा है। तो आयन्स अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, आपका जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये ध्यान देना, ध्यान दोगे। यहाँ बोला हुआ है कि एट एनोड जो ग्रेफाइट होता है वो CO2 में कन्वर्ट होता है ड्यू टू कंबशन, हेंस एनोड इज कंज्यूम इन द प्रोसेस, हेंस वी हैव टू फ्रिक्वेंटली रिप्लेस इट, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जानना जरूरी है, क्या है कि इफ बी पुट, अगर हम लोग पाउडर फॉर्म जो कोयला होता है ना, जो कोक होता है, उसका पाउडर फॉर्म का डाल देंगे सरफेस पे, तो सरफेस तो क्या होता है, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, सो एनोड इज लेस कोरोडेड। इसका मतलब ध्यान, इसको तो इस लॉजिकली समझो आप ध्यान से। आखिर यहाँ ये पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं, ध्यान देना, इस जैसे यहाँ पे तुम इस सरफेस पे अगर मान लेते हैं, ध्यान देना, यहाँ जो सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर मान लेते हैं कि कोयले का पाउडर डाल देते हैं, कार्बन का पाउडर। तो इससे क्या फायदा होगा, ध्यान देना, कि जो O2 निकल रहा है, जो O2 का गैस निकल रहा है, वो इस पाउडर फॉर्म से रिएक्ट कर लेगा। जैसे ध्यान देना, ऑक्सीजन के पास दो, जैसे एक रॉड है, ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन का रॉड, इसको बोलते हैं ग्रेफाइट का रॉड, ठीक है। और एक है ग्रेफाइट का पाउडर फॉर्म, मतलब हम यहाँ डाला हुआ एक पाउडर फॉर्म है। तो ध्यान देना, अगर मान लें कि O2 अगर बाहर निकल रहा है, उसको दिख रहा है ना, उसको दिख रहा है O2 को, तो O2 यहाँ अटैक और यहाँ अटैक में O2 का अटैक, ठीक है, O2 का अटैक यहाँ यानी पाउडर फॉर्म में ज़्यादा होगा। क्यों? कि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज होता है ना, तो पाउडर फॉर्म ज़्यादा रेट करेगा, तो उससे फायदा क्या होगा, आपका जो ग्रेफाइट का जो एनोड का जो ग्रेफाइट रॉड है वो बचा हो रहेगा। तो वही उस स्टेटमेंट का मतलब वही है। जब भी हम बोले ना कि अगर पाउडर फॉर्म हम कोक डाल देंगे तो एडवांटेज क्या होता है कि O2 जो है वो पाउडर फॉर्म पे ज़्यादा अटैक करेगा, तो आपका जो एनोड है क्या होगा, उसका रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कम करेगा, तो क्या होगा, वो कम कंज्यूम होगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब ध्यान देना, अपना नेक्स्ट जो मेथड रहेगा रिडक्शन का, जो हम लास्ट क्लास में कवर नहीं किए थे, आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका कार्बन रिडक्शन मेथड, कार्बन रिडक्शन मेथड, ठीक है। इसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं, स्मेल्टिंग ही बोलेंगे, या तो बोलते हैं कार्बन रिडक्शन मेथड बोलते हैं, या तो बोलते हैं हम लोग स्मेल्टिंग, ठीक है। अब ना, कोयला क्या होता है, बहुत सस्ता होता है, ठीक है। तो ये मेथड क्या होता है, बहुत चीप होता है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है अपने लिए मेथड, ठीक है। तो हम लोग ट्राई क्या करते हैं, जितना ही बड़ा बड़ा प्लांट्स होता है ना, जैसे आयरन का जितना ही प्लांट्स है, देखना कि उसमें उसके लिए कोयला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम आयरन को एलसीडी भी यूज करके हम निकाल सकते हैं, आयरन को हम एलसीडी भी यूज करके निकाल सकते हैं, बट एलसीडी यूज करने के लिए कॉस्टली है, तो हम लोग कोयले का यूज करके उसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जहां जहां फिजिबल होगा वहां वहां कोयला हम अप्लाई करके निकाल लें, ठीक। तो जितना ही माइल्ड रेटिव मेटल है, जितना ही माइल्ड रेटिव मेटल होता है, मतलब जो मेटल का रेटिविटी एल्यूमिनियम से कम होगा और हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि बाकी मेथड जो है, बाकी मेथड कॉस्टली हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि अगर आपका मेटल माइल्ड रेटिव मेटल होगा तो उसमें वो तो नेटिव स्टेट हमको मिलेगा नहीं, उसका नेटिव स्टेट तो होगा नहीं, और सिर्फ हीटिंग करने से निकालने में उसमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो हीटिंग करके भी हम निकाल नहीं सकते हैं, यानी भी तो जो मेथड पढ़े हम अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम निकाल तो सकते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइसिस का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है अपने लिए, ठीक है। तो बेस्ट जो मेथड होगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा उन सब के लिए, वो होगा कार्बन रिडक्शन मेथड, ठीक है, या उसको बोलते हैं हम लोग स्मेल्टिंग, ठीक। तो ये मेथड हम अप्लाई किसके लिए करते हैं जनरली, तो माइग्रेटिव मेटल्स पे। कौन मेटल है माइग्रेटिव,
जो मेटल अल्यूमिनियम से कम रेटिव होगा और हाइड्रोजन से ज्यादा रेटिव मेटल होगा। ठीक है, अब ध्यान देना। अब कार्बन डेटिंग मेथड किस प्रिंसिपल को अप्लाई करता है? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो कार्बन होता है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो कार्बन का बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, तो क्या होता है कि मेटल में अगर ऑक्सीजन होगा तो कार्बन उसको खींच लेगा, कार्बन उसको खींच लेगा। ठीक है, तो अगर हमको कार्बन रिडक्शन मेथड अप्लाई करना है तो उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हमको ऑक्साइड फॉर्म चाहिए मेटल का। सिंपल सा बात है कि अगर हमको कार्बन रिडक्शन मेथड अप्लाई करना है तो किसी भी फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करेंगे हम लोग कहाँ पे? हम लोग अप्लाई करेंगे उसके ऑक्साइड फॉर्म पे, उसके हम ऑक्साइड फॉर्म पे हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो वी नीड ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ओर टू अप्लाई कार्बन रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो ध्यान देना, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम लोग ओर को उसके ऑक्साइड में के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ध्यान देना कि अगर ओर या तो ऑक्साइड होगा तो ऑक्साइड हो तो डायरेक्टली ऑक्साइड में आप आगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओर सल्फाइड होगा तो क्या करते हैं हम लोग? उसका रोस्टिंग करते हैं और उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। ठीक है, और अगर ओर हाइड्रोक्साइड होगा, नाइट्रेट होगा, कार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा, इन ऑक्साइड के साथ वाटर वेपर मतलब वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका कैल्सिनेशन करते हैं। ठीक है, और कैल्सिनेशन करके इसको ऑक्साइड फॉर्म में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, तो ओर का ऑक्साइड फॉर्म होगा तो डायरेक्टली आ जाएंगे, और ओर का सल्फाइड फॉर्म हो तो क्या होगा? उसका हम रोस्टिंग करके पहुंचेंगे ऑक्साइड ओर में, और बाकी फॉर्म होगा हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, तो क्या होगा? उसका हम कैल्सिनेशन करके कहाँ पहुंच जाएंगे? उसका ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, तो ये पहुंच गया हम ऑक्साइड फॉर्म में। अब ध्यान देना, जब ऑक्साइड फॉर्म में रीच करेगा तो फिर हम उसमें कार्बन डालेंगे और हीट करेंगे, तो क्या होगा? जो कार्बन होगा ऑक्सीजन को क्या होगा? खींचेगा, तो या तो CO2 में जाएगा या तो CO में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। या तो CO2 में जाएगा तो क्या होगा? CO में जाएगा, और मेटल बाहर जाएगा, मेटल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका कार्बन रिडक्शन मेथड। ठीक, अब ध्यान देना, ये रहेगा हमारा सारा रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब इसी में ध्यान दोगे, जो कार्बन रिडक्शन मेथड होता है इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा एक स्पेशल टॉपिक है अपने पास, इलिंगम डायग्राम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आपको समझना है। ये आपको समझा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस ऑक्साइड के लिए किस रिड्यूसिंग एजेंट को आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कार्बन रिडक्शन मेथड किस टेम्परेचर पे आपको यूज करना है और कैसे यूज करना है, इस प्रोसेस में आपको हेल्प मिलेगा। कहाँ से? इलिंगम डायग्राम से। इलिंगम डायग्राम से, तो इलिंगम डायग्राम मेटलर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जो है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा अभी तक नहीं पूछा हुआ कंपटीशन में, बट रिसेंट जो ट्रेंड है उसमें क्वेश्चन यहाँ से आना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको इलिंगम डायग्राम समझना जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान दो, इलिंगम डायग्राम समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमको स्टडी करना पड़ेगा, तो पहले उसको स्टडी करते हैं और फिर इलिंगम डायग्राम आपको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, इलिंगम डायग्राम समझने के लिए पहले हमको ऑक्साइड फॉर्मेशन का कुछ पैरामीटर्स को जानना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्मेशन का कुछ पैरामीटर्स को हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इसको हम इजीली समझ पाए। तो ध्यान देना, अगर कोई मेटल अपना ऑक्साइड फॉर्म करता है तो मेटल का सॉलिड फॉर्म है, O2 गैस से रिएक्ट करके क्या बनेगा? मेटल सॉलिड बनता है, मेटल सॉलिड फॉर्म करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस का अगर बात करते हैं डेल्टा H पे, तो चूंकि यहाँ देखोगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जनरली क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जनरली क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, तो डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो उसको -A बोल दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसी प्रोसेस का, यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन के एंट्रोपी चेन के बारे में, तो इंथैल्पी चेन के बारे में बता चुके हैं कि इंथैल्पी चेन क्या होगा जी? नेगेटिव होगा।
ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज पे, तो ध्यान देना, लेफ्ट में मेटल सॉलिड फॉर्म में है और O2 गैस फॉर्म में है, यहाँ पे गैस है, और यहाँ जो MO है मेटल ऑक्साइड क्या है, का सॉलिड फॉर्म होगा, का सॉलिड फॉर्म होगा। ध्यान देना, लेफ्ट में एक गैस फॉर्म है O2 और राइट में क्या है, सॉलिड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखोगे तो जो लेफ्ट साइड का यानी जो रिएक्टेंट है उसका एंट्रोपी क्या है, हाई है, और प्रोडक्ट एंट्रोपी क्या है, लो है। तो और बात करते हैं एंट्रोपी चेंज का, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, अब ध्यान दोगे, तो लेट्स एज्यूम, ध्यान देना, हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हम एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा ट्रू नहीं होता है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो ट्रू नहीं होता है। ठीक है, बट हम ऐसे इसलिए मार रहे हैं ताकि हमारा जो स्टडी हो वो सिंप्लीफाई हो जाए, हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसका लॉजिक क्या रहेगा, टू सिंप्लीफाई आवर स्टडी। ठीक, अब ध्यान देना, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है। अब ध्यान देना, हमको वी वांट टू स्टडी, हमको स्टडी करना है डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। हमको टेम्परेचर और डेल्टा जी में रिलेशन पता करना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा जी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कब, जब हम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। ऑक्साइड फॉर्मेशन की ड्यूरेशन में डेल्टा जी और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है, ध्यान देना। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसा लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, डेल्टा जी और टी डेल्टा एस को लेफ्ट में लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया टी डेल्टा एस, लिख दिया हम लोग, टी माइनस जो था उसको अंदर ले लिया, टी माइनस डेल्टा एस हो गया और प्लस डेल्टा एच हो गया। ठीक है, तो डेल्टा जी आपके लिए वाई हो गया और टेम्परेचर आपके लिए एक्स हो गया। ठीक है, तो जो आपका जो ए वाला है माइनस डेल्टा एस है वो आपके लिए स्लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और जो डेल्टा एच होगा ये हो जाएगा सी, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके नीचे लिखा हुआ ध्यान देना, तो डेल्टा जी को हम y मान लिया अपना, टी माइनस डेल्टा एस क्या है आपका स्लोप हो गया, m हो गया, t को हम x मान लिए, और डेल्टा एच हो गया आपका y इंटरसेप्ट, क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, नहीं y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान ना, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इस प्रोसेस का नेगेटिव है, ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या नेगेटिव होगा, आपके लाइन का इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और आपको पता है कि आपका डेल्टा एस पॉस्ट भी नेगेटिव था, डेल्टा एस भी नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप है माइनस डेल्टा एस। ठीक है, चूंकि एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो स्लोप क्या, स्लोप से नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी चेंज, यानी क्या होगा, तो अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो स्लोप क्या, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्लोप लाइन का क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं ना, तो उसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा और स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वही चीज़ समझाया हुआ है। ठीक है, वही चीज़ समझाया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब आपका इसका ग्राफ अगर आपको समझा दें आप थोड़ा सा, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ होगा, तो अगर आप बोलते हैं एक्स में टी है और ऊपर में डेल्टा जी है, तो आपका लाइन जो स्टार्ट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट से, यानी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा, यानी इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा और स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा एंड स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा एंड स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ध्यान ना, तो पॉइंट नोट करना आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ
अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, तो इस पूरे ग्राफ को जब हम स्टडी करेंगे ना, तो बोला गया है आपका, क्योंकि आप जब हीटिंग करते हो तो मेटल का फेज चेंज करेगा। ठीक है, मेटल जो होता है, मेटल अगर सॉलिड फॉर्म में है तो हीटिंग करो तो क्या हो, मेटल कहीं ना कहीं अपने लिक्विड फॉर्म में जाएगा और कहीं ना कहीं मेटल अपने गैस फॉर्म में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल का 3 फेज पॉसिबल है, तो अपनी स्टडी को भी हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ बोला हुआ है कि मेटल के फेज के बेसिस पे वी कैन डिवाइड आवर स्टडी इन 3 टेम्परेचर जोन। जब मेटल सॉलिड होगा, जब मेटल लिक्विड होगा और जब मेटल गैस होगा। ठीक है, तो 3 टेम्परेचर जोन में हम बांटते हैं अपने आप को। जब टेम्परेचर क्या होगा, लेस देन मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी जब का मेटल क्या होगा, अपने सॉलिड फॉर्म में होगा, अपने सॉलिड फॉर्म में होगा। यानी इस केस में क्या होगा, मेटल अपने सॉलिड फॉर्म में है, O2 गैस रहेगा प्लस MO बनेगा सॉलिड। तो यहाँ पे एंट्रोपी चिन्ह क्या है, माइनस डेल्टा एक्स है। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर अगर हो मेल्टिंग पॉइंट से आगे हो और बॉइलिंग पॉइंट से पीछे हो, यानी आपका मेटल का लिक्विड स्टेट होगा और यहाँ O2 गैस है और यहाँ दोनों मिलकर क्या बन रहा है, MO सॉलिड फॉर्म बन रहा है, सॉलिड फॉर्म बन रहा है, MO का सॉलिड फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ का एंट्रोपी चिन्ह को हम माइनस वाई बोल रहे हैं, यहाँ का और यहाँ वाले एंट्रोपी चिन्ह को हम बोल रहे थे माइनस एक्स बोल रहे थे। ठीक है, और अगर मानते हैं टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, मेटल के बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेटल का गैस फॉर्म में चला गया, O2 गैस फॉर्म में है और बना रहा है MO, यानी मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है अपने सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ का एंट्रोपी चिन्ह को माइनस जेड हम मान ले रहे हैं, माइनस जेड मान ले रहे हैं। तो आपसे मैं एक बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग रिप्लाई करो इस चीज़ का कि जो XYZ तीनों में किसका मैग्नीट्यूड हाई होगा। फटाफट मुझे रिप्लाई करेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो XYZ मैं बात कर रहा हूँ उसके साइन को छोड़ दो, उसका मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे, तो किसका मैग्नीट्यूड हाई होगा, फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग। XYZ में किसका मैग्नीट्यूड हाई होगा आपके अकॉर्डिंग। तो अगर मैग्नीट्यूड पे कंपेयर कर ध्यान देना, तो आप चेक करना कि राइट साइड में सबके लिए कॉमन है, सॉलिड 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 सबके लिए कॉमन है। तो ध्यान देना, जिसका लेफ्ट में एंट्रोपी ज़्यादा होगा उसका डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट में एक ही गैस है, यहाँ पे क्या गैस के साथ लिक्विड है और यहाँ 2 गैस है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज ज़्यादा नेगेटिव है, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज ज़्यादा नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। तो मेरा पॉइंट क्या है, मैं बोला था बस मैग्नीट्यूड के बारे में, तो मैग्नीट्यूड हाईएस्ट किसका होगा, जेड का होगा, फिर वाई का, फिर एक्स का होगा। ठीक है, तो जेड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाईएस्ट होगा, फिर वाई का, फिर एक्स का। अब ध्यान देना, तो हम लोग क्या जूम कर चुके हैं कि डेल्टा एच तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है एंड कांस्टेंट होता है, और डेल्टा एस भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मान चुके हैं। तो स्लोप क्या, स्लोप भी पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। तो हम स्लोप का बात करेंगे तो अलग अलग कैसे ध्यान देना, एक में स्लोप होगा जेड, एक में होगा वाई, एक में होगा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा जी वर्सेस टी में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ध्यान देना, आपका लाइन स्टार्ट होगा, आपका लाइन स्टार्ट होगा नेगेटिव पॉइंट से, क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है डेल्टा एच, तो डेल्टा एच नेगेटिव था तो यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और मानते हैं कि अगर टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा तो ग्राफ ऐसे चलेगा, यानी यहाँ पे जो स्लोप का वैल्यू है ये होगा x। जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे तुम रीच करोगे तो स्लोप के वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, यानी स्लोप इंक्रीज करेगा, तो स्लोप इंक्रीज करेगा तो लाइन क्या, लाइन था ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट से आगे क्या होता है, आपका स्लोप का वैल्यू होता है y। ठीक है, स्लोप क्या था, स्लोप था माइनस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एस। तो स्लोप का वैल्यू क्या है, पहले x था फिर y हुआ, तो स्लोप तो ऊपर हो रहा, और जब बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा मेटल तो स्लोप और ऊपर चला जाएगा, स्लोप और ऊपर चला जाएगा। यानी लाइन का नेचर, लाइन ऐसे चलता है, यानी डेल्टा जी वर्सेस टी में ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन का ग्राफ जो होता है वो ऐसा रहेगा। स्टार्ट होगा कहाँ से, स्टार्ट होगा 4th क्वाड्रेंट से। देखना ग्राफ, अब एक बार गौर करने की बात है कि जहाँ पे ग्राफ अपना
नेचर चेंज करेगा। मतलब ग्राफ ऐसे जब स्टार्ट हुआ था और ग्राफ यहाँ पे नेचर इस तरह से अपने नेचर को चेंज किया, तो इसका मतलब ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जहाँ पे ग्राफ का अपना नेचर चेंज हो रहा है वो पॉइंट होता है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? ये होता है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट। यानी पहली बार जब ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा उस पॉइंट पे मेटल का फेज चेंज हो रहा होगा, यानी मेटल अपने का फ्यूजन हो रहा होगा, मेटल अपने लिक्विड स्टेट में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ग्राफ देख के हम बता सकते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन का ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो जहाँ पे ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है वो होता है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, होता है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। ध्यान देना, आपके एनसेट में ग्राफ दिया होगा, आप लोग गौर करना। ठीक है, तो एनसेट में एक लिंगम डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दो, जैसे एग्जाम्पल देख, ये सारा हर मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन का ग्राफ दिया हुआ है। जैसे मान लो Mg का ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, तो देखोगे ये डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ है। तो गौर करना, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव में है, यानी वाई एक्सिस नेगेटिव में है और एक्स एक्सिस में क्या है। इसका मतलब क्या है, एक कौन सा क्वाड्रेंट है? एक क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी जो भी ग्राफ बना हुआ है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट बना हुआ है। ठीक, ध्यान देना, हर ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब इसका डेल्टा एच क्या था? सबका नेगेटिव था, बता चुके आपको ऑलरेडी। अब बात करते हैं Mg का। तो Mg में चेक करना, Mg में देखना लाइन ऐसे मूव किया है, लाइन ऊपर गया है और इस पॉइंट के बाद ध्यान देना ग्राफ इसका लाइन और ऊपर की तरफ मूव किया है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे मेटल Mg क्या होगा? मेल्ट कर रहा होगा, यानी ये पॉइंट क्या होगा? Mg का मेल्टिंग पॉइंट होगा। सिमिलरली अब गौर करो जिंक पे, देखो जिंक में चेक करना, जिंक में देखो लाइन ऊपर की तरफ मूव किया है और यहाँ पे आके ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा। इस पॉइंट पे आके ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है, यानी लाइन थोड़ा और ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे आपका जिंक क्या होगा? जिंक मेल्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये पहला इंफॉर्मेशन जो आप लिंगन डायग्राम से आप निकाल सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना, तो हम लोग मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन के बारे में हम लोग समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग कार्बन के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मैक्सिमम रिडक्शन में लोग कार्बन का यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है? चीप होता है। तो कार्बन का ऑक्साइड फॉर्मेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए कि कार्बन का ऑक्साइड फॉर्मेशन किस तरह से डिपेंड करता है, और इसका यूज करके हम लोग पता करेंगे कि कार्बन को यूज करके हम लोग मेटल को कैसे निकालते हैं। कार्बन को यूज करके हम लोग मेटल को कैसे निकालते हैं इसका हम लोग सीखेंगे फिर। ठीक है, तो ध्यान दोगे, तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होता है उसको हमको सीखना है। ठीक है, तो ध्यान देना, कार्बन 3 तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। पहला तरीका C+O2 गिव CO2। ठीक है, सेकंड तरीका होगा कार्बन सॉलिड प्लस O2 गिव्स 2CO गैस। ठीक है, यानी पहला हम बोले क्या हो, C से CO2, सेकंड का क्या बोला गया? C से CO, और थर्ड क्या बोला गया? CO से CO आपका पहले से कार्बन मोनोसाइड फॉर्म कर चुका होगा। तो थर्ड जो तरीका बता रहे हैं उसमें CO से क्या जाएगा? CO2 जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का डेल्टा एच पता करते हैं। तो तीनों में क्या है? कार्बन बर्न कर रहा है तो हीट क्या हो? रिलीज होगा। तो तीनों का डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों का एंट्रोपी चेन पे। तीनों का एंट्रोपी चेन क्या होगा जी? तो पहले वाले में ध्यान ना, लेफ्ट में कार्बन सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ O2 गैस के फॉर्म में है, और राइट में क्या CO2 गैस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे एक गैस और यहाँ भी एक गैस, तो दोनों का एंट्रोपी चेंज क्या होगा?
डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो पहले वाले का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, सेकेंड वाले का हम बात करते हैं। तो सेकेंड वाले में ध्यान देना, राइट में 2 गैस है और लेफ्ट में 1 गैस है, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड ध्यान देना, यहाँ पे CO2 1 गैस है और यहाँ पे CO और प्लस हाफ O2 यानी 1.5 गैस है। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहले इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज जीरो, सेकेंड का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, थर्ड का नेगेटिव। ठीक है, और तीनों का जो डेल्टा एच है क्या, तीनों का डेल्टा एच नेगेटिव है, बट एंट्रोपी चेंज क्या है, तीनों में अलग अलग है, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इन तीनों के अकॉर्डिंग हम ग्राफ देखेंगे तो ध्यान देना, यानी पहला लाइन मतलब सी से CO2 का लाइन, सी से जो CO2 का लाइन उसको उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन मतलब सी से जो CO2 का लाइन है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान देना, तो अपने पास क्या था कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या था, टी माइनस डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस था। ठीक है, तो पहले वाले का जो डेल्टा एस है जीरो है, जीरो मतलब स्लोप जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, एक बार जीरो हो जाएगा। तो पहले वाला ग्राफ जो होगा उसमें डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ देखोगे, इसका लाइन जो होगा इसका लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो सी से CO2 का जो लाइन होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, स्लोप जीरो। सेकेंड वाला ग्राफ बात करते हैं, सेकेंड वाला ग्राफ मतलब सी से CO का, सी से जो CO का लाइन है उसका एंट्रोपी चेंज क्या है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव था, तो इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होगा, स्लोप भी नेगेटिव होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ मूव करेगा और नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक, सिमिलरली हम बात करते हैं CO से CO2 का ग्राफ, CO से CO2 का ग्राफ। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि आपका एंट्रोपी चेंज क्या है, आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, नेगेटिव है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, लाइन स्टार्ट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, अगर हम इसको लाइन को दिखाएं तो आपको इनसाइड में भी चेक करना, आप ग्राफ में थोड़ा चेक कर लोगे। अब ग्राफ में देखो दिया हुआ होगा, अब चेक करना ग्राफ में, जो सी से CO2 का जो लाइन है वो पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, पता था हमको, जो सी से CO का लाइन है वो देखोगे वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और जो CO से CO2 का लाइन है, ये लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जो हम बात किए थे अभी। तो तो कार्बन का ऑक्सीडेशन का 3 तरीका है, तीनों का लाइन हम दिखा दिया आपको। ठीक है, तीनों का लाइन आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान दोगे, अभी ये हम पैरामीटर्स पढ़ लिए, अब इसका हमको एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, इसका हमको एप्लीकेशन करना है। तो बोला क्या गया है कि जब हम ऑक्साइड फॉर्मेशन का बात करते हैं तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है और ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। तो अब बोला गया है कि बिगिनिंग में डेल्टा एच और टी डेल्टा एस के वाले 2 टर्म में ज़्यादा डोमिनेट कौन करेगा, तो डेल्टा एच ज़्यादा डोमिनेट करता है, डेल्टा एच ज़्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टी डेल्टा एस का टर्म बढ़ेगा। ठीक है, तो टी डेल्टा एस का टर्म बढ़ेगा तो क्या हो, डेल्टा जी भी इंक्रीज करेगा। तो डेल्टा एच का टर्म नेगेटिव था और टी डेल्टा एस का टर्म क्या है, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी माइनस के साथ क्या होगा, टी डेल्टा एस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी आपका जो मेटल से ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या होगा, वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी हम मेटल से ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं
तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होना कम हो जाएगा, यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, तो ये बोला गया है कि एक ऐसा टेम्परेचर हम बात करते हैं कि अगर मेरा टेम्परेचर इक्विलिब्रियम यानी ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी डेल्टा जी जीरो हो जाए, तो टेम्परेचर किसको बोलेंगे, तो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस का रेशियो को। इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका ऑक्साइड फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम में रहेगा। उससे अगर टेम्परेचर तुम्हारा लोअर रहेगा ना, यानी जो टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम से अगर आपका लोअर रहेगा तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या होगा, अपने आप ऑकर करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर को टी इक्विलिब्रियम से बड़ा कर दें, अगर हम टेम्परेचर को टी इक्विलिब्रियम से बड़ा कर दें तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यानी मेटल से ऑक्साइड फॉर्मेशन जो हम बात कर रहे थे वो क्या होगा, वो अब हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी रिएक्शन अब होगा नहीं, रिएक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो ऑक्साइड फॉर्मेशन प्रोसेस होगा नहीं, तो होगा क्या, तो बोला गया कि इस कंडीशन में जब डेल्टा जी आपका पॉजिटिव हो जाता है तो ऑक्साइड फॉर्मेशन बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी आपका एम से एमओ फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, तो उल्टा होगा, रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब आपका जो मेटल ऑक्साइड है वो ब्रेक करके क्या देगा, मेटल प्लस O2 देगा। इसका मतलब अगर आपका टेम्परेचर जो है वो टी इक्विलिब्रियम से बड़ा हो जाए, उस केस में मेटल ऑक्साइड ब्रेक करके मेटल प्लस O2 गैस देगा। ठीक, ये ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ तक चलो आप लोग को सारा चीज समझ में आ चुका है। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट हम लोग क्या सीखना है, हाउ टू चूज आर ए मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, आर ए मतलब रिड्यूसिंग एजेंट यूजिंग इलिंगम डायग्राम, यानी हम इलिंगम डायग्राम का यूज करके रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे यूज करेंगे, मतलब कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, आपका अगर हम जूम कर रहे हैं कि यहाँ पे ए सॉलिड है और O2 क्या है, O2 गैस है। ठीक है, तो हमको अगर रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ध्यान देना, हम दो एलिमेंट चूज करेंगे, एक ए और एक बी। ठीक है, दोनों का जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है, दोनों का ऑक्साइड फॉर्मेशन को हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ए अगर अपना ऑक्साइड फॉर्म करेगा, उसका डेल्टा जी अगर मानते हैं, डेल्टा जी1 अगर मान ले रहा है कि -x है इसका, यानी ए के ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा जी क्या है, -x है, और बी का ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा जी क्या है, -y है। ठीक है, तो ए और बी दोनों का ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा जी क्या है, -x -y है। और ध्यान देना, हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो x का मैग्नीट्यूड होगा y से बड़ा होगा, यानी x का मैग्नीट्यूड y से बड़ा है। मैग्नीट्यूड साइन के साथ नहीं बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि x का जो मैग्नीट्यूड है y के साथ से ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब जो -x से ज़्यादा नेगेटिव है, जो -x से हुआ, -x इज मोर नेगेटिव देन -y, ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर हम बोल रहे हैं कि x का मैग्नीट्यूड y से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि -x का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा इज मोर नेगेटिव देन -y। ठीक है, और हम जो अगर ये समझ में आ चुका है, और हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट रिएक्शन को सेकंड से माइनस करते हैं, यानी सेकंड 1 - 2 करते हैं, यानी सेकंड रिएक्शन को हम फर्स्ट में से माइनस करते रहे हैं। ठीक है, तो 1 - 2 कर दे रहे हैं, तो 1 - 2 करने से मतलब क्या होगा, यानी सेकंड रिएक्शन को रिवर्स कर दे, इस रिएक्शन को रिवर्स करके इसको रिवर्स करके आप ऐड कर दे, इसको आप रिवर्स करके आप ऐड कर ले, तो क्या होगा आपका ए सॉलिड प्लस बीओ सॉलिड गिव्स बी प्लस एओ सॉलिड, यानी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा, और ये जो कंबाइंड रिएक्शन दिख रहा है आपको, इसका जो डेल्टा जी होगा ये हो जाएगा y - x हो जाएगा, y - x हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये y - x दिख रहा है, लेकिन चूंकि ध्यान देना कि y का x का मैग्नीट्यूड क्या है, y से ज़्यादा है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू होगा नेगेटिव होगा, y - x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि x का मैग्नीट्यूड y से बड़ा होता है,
इसका मतलब ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि आपका ए का जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है उसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव था एज कम्पेयर टू बी का ऑक्साइड फॉर्मेशन से। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम बी को हम रिवर्स करके ऐड कर दें, इसका मतलब समझोगे कि हम बी का ऑक्साइड से में अगर हम ए मेटल डालेंगे तो ए मेटल खुद को भेजेगा अपने ऑक्साइड में और बी के ऑक्साइड से बी को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब ये है कि जिस मेटल का, ध्यान देना, इसका मतलब समझोगे, इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। कंक्लूड मतलब जिस मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, जो उसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होगा, वो खुद को भेजेगा ऑक्साइड में और अपने से कम वाले, यानी जो बी था, बी का जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है उसका डेल्टा जी कम नेगेटिव है, लेस नेगेटिव है, तो उसके ऑक्साइड से मेटल बाहर निकल देगा। यानी जो जिस मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है वो खुद को भेजेगा अपने ऑक्साइड में, और जो उससे कम स्पॉन्टेनियस जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है उसके ऑक्साइड से मेटल बाहर निकल देगा। इसको आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज समझाया हुआ है कि मेटल और एलिमेंट whose oxide formation is more spontaneous, ठीक है, that is delta G is more negative, act as a reducing agent for oxide of metal, ठीक है, having delta G less negative। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस मेटल का डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होता है ऑक्साइड फॉर्मेशन का, वो काम करता है जो रिड्यूसिंग एजेंट, यानी खुद को करेगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, फॉर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हैविंग लेस डेल्टा जी नेगेटिव। इसका मतलब समझोगे, जैसे ऊपर में एग्जांपल था ना कि यहाँ पे देखो ए और बी था, तो एक ए का जो ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा जी है वो ज़्यादा नेगेटिव है, तो जो ए है वो ए काम कर रहा है जो रिड्यूसिंग एजेंट, किसके लिए? तो आपको पता है कि बी का जो ऑक्साइड फॉर्मेशन था उसका डेल्टा जी कम नेगेटिव था, लेस नेगेटिव था। उसके इसमें क्या कर रहा है, बी के ऑक्साइड से बी को बाहर निकाल दे रहा है, यानी जिसके ऑक्साइड फॉर्मेशन ज़्यादा लेस नेगेटिव है उसके ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिसका ऑक्साइड फॉर्मेशन ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका जो मेटल है वो काम कर रहा है जो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जिसका ऑक्साइड फॉर्मेशन लेस नेगेटिव था उसके ऑक्साइड्स को से मेटल बाहर आ जा रहा है, उसके ऑक्साइड से मेटल बाहर आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली देखते हैं, इस प्रोसेस को हम ग्राफिकली अगर देखोगे तो ध्यान दो, यहाँ पे डेल्टा जी वर्सेस टी में ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में अब अगर हम बात करते हैं ए का, तो अगर ए का डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव मतलब क्या होगा, वो ज़्यादा नीचे होगा, और बी का डेल्टा जी कम नेगेटिव मतलब कम नेगेटिव होगा, ऊपर होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ग्राफ नीचे यानी जो मेटल नीचे है उसका मेटल अपने ऊपर वाले ग्राफ, यानी उसको जो ऊपर ग्राफ रहेगा उसके ऑक्साइड से मेटल बाहर निकल सकता है। ठीक है, वही बोला हुआ है मेटल ऑफ द बॉटम यानी जो बॉटम का ग्राफ है कैन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ द एबव ग्राफ, ऊपर वाले के ग्राफ के ऑक्साइड को वापस मेटल में भेज सकता है। यानी इसका मतलब क्या है, ए कैन रिड्यूस BO, मतलब ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कौन करेगा, नीचे वाला मेटल कर सकता है। बट वाइसी वर्सा यानी रिवर्स जो है, रिवर्स ट्रू नहीं होगा, बट वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब बी जो है, बी ए ऑक्साइड को रिवर्स नहीं कर सकता, इसको ए प्रोसेस नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ आ चुके बच्चे लोग, और आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लिंगम डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ वही चीज यहाँ पे मैं डाला हुआ हूँ। तो देखोगे बॉटम में ग्राफ किसका दिख रहा है आपको, सबसे बॉटम में mg का ग्राफ है। ठीक है, चलते हैं एनसीईआरटी में, ग्राफ आपको बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो बॉटम में क्या है, बॉटम में सबसे mg का ग्राफ है, यानी mg जो है, अगर हम बात करते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इससे हमको अल्युमिनियम पर अगर जाना है तो हम mg को यूज कर सकते हैं, बट कब तक? आप देखोगे कि एक पॉइंट ए मेंशन किया हुआ, पॉइंट ए के बाद ध्यान देना, पॉइंट ए के बाद आप गौर करोगे
आपका जो एमजी ग्राफ ऊपर चला गया है और अल्यूमिनियम ग्राफ नीचे है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए के बिलो यानी पॉइंट ए के पहले आपका जो Mg है वो L2O3 को रिड्यूस करके अल्यूमिनियम निकाल सकता था, लेकिन पॉइंट ए के बाद आप चेक करो आपका Mg ग्राफ ऊपर चला गया, तो उसके बाद आप Mg को यूज करके अल्यूमिनियम ऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाओगे। यानी ऑलमोस्ट जो पॉइंट ए है उसका टेम्परेचर देखोगे तो ऑलमोस्ट 1300 डिग्री के आसपास होगा, 1300 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, अब गौर करना, अब गौर करने के बाद क्या है कि जो कार्बन का लाइन है, कार्बन का जो लाइन है, तो कार्बन का लाइन चेक करोगे तो कार्बन का लाइन देखोगे तो तीनों लाइन जो ध्यान देना, सी से CO से CO2 का जो लाइन है वो लाइन यहाँ आपको दिख रहा होगा। ए लाइन होगा C से CO2 का और ए लाइन होगा C से CO का। अब चेक करना, अल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो मोर रेटिव मेटल्स है उसका लाइन हमेशा क्या है, कार्बन का लाइन से हमेशा नीचे है। बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके कार्बन का जो C से CO का जो लाइन है वो जाके देखना ऑलमोस्ट 2000 डिग्री के आसपास जाके देखना वो आके नीचे आता है अल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम पे। इसलिए है ना, क्योंकि कार्बन का लाइन ऊपर है, तो कार्बन का लाइन जो ऊपर है तो कार्बन का यूज करके हम इन अल्युमिनियम और मैग्नीशियम को निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोला था ना कि जो मोर रेटिव मेटल होगा, जैसे मान लो अल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, बाकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसको कार्बन का यूज करके निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो लाइन है वो हमेशा इन सब के ऑक्साइड से ऊपर है, नीचे तो है नहीं। और नीचे आ भी रहा तो क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर है। और इतना हाई टेम्परेचर होता क्या है कि अगर अल्युमिनियम और कार्बन तुम मिला दो हाई टेम्परेचर पे, तो होगा क्या कि अल्युमिनियम ऑक्साइड अगर होगा भी ना, तो यहाँ से अगर अल्युमिनियम तुम निकालते भी हो ना, तो ये कार्बन से रिएक्ट करके अल्युमिनियम कार्बाइड फॉर्म कर लेगा, यानी आयनिक अवरमाला, यानी मेटल बाहर नहीं निकलेगा, वो कार्बाइड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। इसलिए बोला गया है, इसलिए हम लोग कार्बन रिडक्शन मेथड का हाईली रेटेड मेटल पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है क्या है, कार्बन को यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कार्बन यूज करना पॉसिबल नहीं है। वो आपको ग्राफिकली दिख रहा होगा, आपको ग्राफिकली ये चीज दिख रहा है कि कार्बन हम यूज करना पॉसिबल नहीं है। किसके लिए? अगर मेटल अल्युमिनियम या मैग्नीशियम होगा तो। ठीक, ये चीज ध्यान देना, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, सिमिलरली हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, जो जिंक है, गौर करना, जिंक का जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है उसका लाइन यहाँ से ऊपर गया, और चेक करना एक कार्बन इस पॉइंट के बाद, एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट के बाद देखना कि कार्बन का जो लाइन सी से जो CO का लाइन है वो नीचे, उससे नीचे आ गया, उसके ऊपर जिंक चला गया। इसका मतलब हम कार्बन का यूज करके इस पॉइंट के बाद कार्बन का यूज करके हम जिंक ऑक्साइड से जिंक निकाल सकते हैं, जिंक ऑक्साइड से जिंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चेक करना कि कौन सा लाइन जो कार्बन का, देखो कार्बन का 3 लाइन है ना, सी से CO, सी से CO जो है ना, एक लाइन सी से CO2 है, एक लाइन सी से CO है, और लाइन CO से CO2 है। तो कौन सा लाइन जो है वो जिंक से नीचे गया? तो गौर करोगे तो जिंक के नीचे कौन सा लाइन है? तो जिंक के नीचे लाइन आपको दिख रहा होगा सी से CO का लाइन। तो आप चेक करना, एक बार एनसीईआरटी को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपका रिएक्शन ध्यान देना कि अगर ऐसा होता है जेड ऑक्साइड रहेगा प्लस कार्बन रहेगा, तो कार्बन जिंक को रिड्यूस कर सकता है। कब? जब टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट अराउंड 800 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जिंक बनेगा और सी से CO बनेगा। क्यों? क्योंकि सी से CO का लाइन ही है जो नीचे है। अगर आप गलती से भी ऐसा लिख दो तो गलत हो जाएगा। कुछ लोग अगर ऐसा लिख देंगे कि ZnO प्लस सी गिव्स जिंक प्लस CO2 और बैलेंस करके दिखा देंगे कि यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तब भी ये गलत है, तब भी गलत होगा। ऐसा मत लिखना। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि जिंक ऑक्साइड को कौन सा लाइन कार्बन का रिड्यूस कर रहा है, वो दिख रहा है कि सी से CO का लाइन, सी से CO का जो लाइन है वही रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो आप कार्बन जो यूज कर रहे हो जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड पे जाएगा। ठीक है, और रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप, ये आपको ध्यान देना है। तो कार्बन का कोई भी लाइन रिड्यूस करने के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। ठीक, तो जिंक के लिए यूज करोगे सी से CO का लाइन। ठीक है, अब बात करें आयरन के लिए, तो आयरन का गौर करोगे तो आयरन का लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस लाइन के ध्यान देना
इसमें खास बात चेक करोगे, खास बात क्या है कि बिगिनिंग में आयरन के लाइन से नीचे कौन सा लाइन है कार्बन का, तो सी से CO2 का लाइन नीचे है। लेकिन गौर करना कि एक पॉइंट के बाद, यानी इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जो सी से CO2 का, सी से जो CO का लाइन है वो नीचे हो जा रहा है, वो नीचे हो जा रहा है। यानी एक पॉइंट, यानी बिगिनिंग में क्या हो, बिगिनिंग में जो CO है वो CO है, जो CO है वो आपके आयरन को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, जो सी से CO का लाइन है वो रिड्यूस करेगा। यानी लोअर टेम्परेचर पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके रिडक्शन में हेल्प करेगा, और हाई टेम्परेचर पे जो कार्बन है वो आपको रिड्यूस करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, ये होता है आपके आयरन के मेटलर्जी का पार्ट रहेगा। इसको मैं आपको कंफर्म करता हूँ, ध्यान देना। ध्यान दो यहाँ पे, आपका ये ब्लास्ट फर्नेस का एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया होगा सामने। ठीक है, एक सेकेंड, तो गौर करना ध्यान से। हम लोग ऊपर से क्या कर रहे हैं, हम लोग ऊपर से और लाइमस्टोन और कोक को डाल रहे हैं। ठीक है, नीचे से क्या कर रहे हैं, ब्लास्ट ऑफ एयर पास कर रहे हैं, यानी हॉट एयर पास किया जा रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि ऊपर में क्या, ऊपर में देखोगे तो ऊपर में टेम्परेचर लो, टेम्परेचर है ऊपर में, टेम्परेचर लो है, और नीचे टेम्परेचर क्या हाई होता जा रहा है। तो गौर करना कि ऊपर का रेशन चेक करना, तो ऊपर में देखना आपका जो आयरन ओर है उसको रिड्यूस कौन कर रहा है, उसको रिड्यूस CO कर रहा है। लो टेम्परेचर पे CO रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। जैसे नीचे मूव करोगे तो क्या होगा, आपका आयरन क्या होगा, यहाँ पे आयरन यहाँ पर ऊपर में रिड्यूस कर कौन कर, CO कर रहा है। और ध्यान देना जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन ब्रेक करके क्या बनेगा, CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। ठीक, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। तो इस जो ओर में जो सिलिका होता है, एज जो इम्प्योरिटी होता है, उस सिलिका से रीड करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और बना लेगा स्लैग, कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बन जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे मूव करोगे तो टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, हाई टेम्परेचर होता जाएगा। तो ध्यान देना बॉटम में आयरन के ऑक्साइड को कौन रिड्यूस कर रहा है, तो कार्बन रिड्यूस करेगा। आपको दिख रहा होगा कि बॉटम में कार्बन जो है वो आयरन को रिड्यूस करके आयरन में भेज रहा है। ठीक है, बॉटम में आयरन के ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान दोगे। तो ये नीचे क्या होगा, नीचे आकर मोल्टेन आयरन, आपके पास मोल्टेन आयरन पहुंच चुका होगा, और जो स्लैग फॉर्म किया है, जो कैल्शियम सिलिकेट है, वो स्लैग इसको ऊपर क्या होगा, इसको ऊपर फ्लोट करेगा। स्लैग ऊपर फ्लोट करेगा, उसको बाहर निकाल सकते हो और आप आयरन इधर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो आयरन आपका प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं पीक आयरन। क्या बोलते हैं, पीक आयरन, क्योंकि इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट 4% होता है। तो आप लिखा भी हुआ होगा। ठीक है, कि आयरन ऑप्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कंटेन 4% कार्बन। ठीक है, इन मनी इम्प्यूरिटीज इन स्मॉलर अमाउंट। ठीक है, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकन, Mn, ये सब इम्प्यूरिटी से मौजूद होता है। इसको हम पिग आयरन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो लाइमस्टोन का रोल क्या है, तो लाइमस्टोन को ध्यान देना, लाइमस्टोन को हम डाल रहे हैं एज फ्लक्स की तरह। ये बेसिक होता है, तो क्या होता है, जो एसिडिक इम्प्यूरिटी है सिलिका, उसे रेड करके स्लैग बना लेगा। ठीक है, अब इसी में ध्यान देना, जब आयरन के मेटलर्जी में हम लोग एक टर्म होता है कास्ट आयरन। ठीक है, तो कास्ट आयरन हम कैसे बनाते हैं, तो बोला गया कि जब पिग आयरन मेरे को मिलता है, इस पिग आयरन को मेल्ट करके, ठीक है, और ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्बन का जो कंटेंट होता है घट जाता है। ठीक है, तो कास्ट आयरन का जो कार्बन कंटेंट है वो 3% के आसपास होता है, और एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल हो जाता है ये चीज। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको फर्दर क्या किया जाता है, फर्दर हम इसको अगर हम कार्बन कंटेंट को और घटाएंगे तो बनता है आपका रोट आयरन। ये आपसे पूछ सकता है पिग आयरन किसको बोलते हैं, या ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा आयरन मिलता है, तो आप बता दोगे पिग आयरन होता है। ठीक है, कास्ट आयरन को हम फर्दर कैसे निकालते हैं, तो पिग आयरन को जब हीट करेंगे
ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर से तो बनता है आपका कास्ट आयरन, ठीक है। अगला होता है रोट आयरन, इसको बोलते हैं हम लोग मलेबल आयरन। इसको कैसे बनाते हैं, तो जो इम्प्यूरिटी होता है प्रेजेंट होता है कास्ट आयरन में, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है। तो फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, आपका जो आयरन है और प्योर फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रोट आयरन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट आयरन का मेटलर्जी, ठीक है। अब ध्यान देना, बच्चे लोग ध्यान देना, यहाँ जो हम लोग जो ओर है और लाइमस्टोन पुट कर रहे हैं, जो कोक पुट कर रहे हैं, उसका एक रेशियो होता है। ओर का 8 पार्ट होता है, लाइमस्टोन 1 पार्ट होता है, और जो कोक का होता है 4 पार्ट होता है। तो ये रेशियो होता है, ठीक है। जब भी इनपुट होता है इसे रेशियो में इनपुट होता है, ये ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है। तो ये लिंगम आयरन का एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, आयरन का मेटलर्जी में आपको समझ में आ चुका है। और लोग फोकस करना थोड़ा सा, आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो 12 पूछा जाता है इन केस ऑफ कॉपर के मेटलर्जी में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि ड्यूरिंग कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग उसमें सिलिका क्यों ऐड करते हैं, वाई बी एड सिलिका, वाई बी एड सिलिका। तो सर रीजन समझोगे आप लोग ध्यान से। कॉपर को हम निकालते कैसे हैं, कॉपर को हम निकालते कैसे हैं, तो ध्यान देना, कॉपर का मेटलर्जी को तुम फोकस करोगे तो ध्यान दोगे, कॉपर का जो मेन ओर होता है ना, वो होता है कॉपर पायरेट होता है, ठीक। तो कॉपर पायरेट से हम लोग क्या करते हैं, चूंकि सल्फाइड का ओर है तो इसका हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं फ्रूट फ्लोटेशन मेथड से, और इसमें कुछ सिलिका ऐड करते हैं। तो बोला कि सिलिका में ऐड क्यों करते हैं, तो पॉइंट ये आता है ना कि कॉपर पायरेट का मतलब क्या होता है, Cu2S एंड FeS का मिक्सचर, ठीक है। तो हम जब रोस्टिंग करेंगे तो Cu2S बनेगा, FeS रहेगा और कुछ FeO बन जाता है। क्या बन जाता है, कुछ FeO, यानी आयरन का ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, यानी आयरन का ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम जो सिलिका ऐड करते हैं, सिलिका क्या करेगा, जो आयरन का ऑक्साइड का तो बेसिक नेचर का होता है, तो ये मेरे लिए इम्प्यूरिटी है, तो सिलिका ऐड करते हैं जब फ्लक्स की तरह, ताकि जो FeO बना हुआ है वो बन जाए, वो फेरिक सिलिकेट में चला जाए, वो फेरिक सिलिकेट में चला जाए, ठीक है। तो पॉइंट ये होता है कि सिलिका में ऐड क्यों करते हैं, तो आपके पास जो आयरन का ऑक्साइड है इम्प्यूरिटी के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, वो चला जाए फेरिक सिलिकेट में, इन स्लैग के फॉर्म में क्या होगा, वो आपके सिस्टम से बाहर चला जाए, ठीक है। तो आयरन के ऑक्साइड को हटाने के लिए हम सिलिका ऐड करते हैं, क्योंकि बेसिक इम्प्यूरिटी है, तो उसके लिए हम एसिडिक फ्लक्स ऐड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना आप लोग, ठीक। सिमिलरली ध्यान देना, कहीं ना कहीं जिंक के बारे में बताया हुआ है, तो हम बता चुके हैं कि जिंक के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम कार्बन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा जिंक, और सी जाएगा CO में, सी जाएगा CO में, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट रिडक्शन इन एप्लीकेशन ऑफ लिंगम डायग्राम, ठीक है। तो ये रहेगा, अब ध्यान दोगे, कुछ मेटल का फ्लो चार्ट भी आप देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। जैसे मान ले, ठीक है, तो फ्लो चार्ट तो ऑलरेडी आपको लोगों में पढ़ा चुका हूँ, तो इसको नोट्स के फॉर्म में शेयर कर दूंगा, आप लोग ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। तो हम अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मेटल का मेटलर्जी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अल्युमिनियम का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अल्युमिनियम होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, इन सब का जो मेटल का जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन एप्लीकेशन है आपके इंसेट में दिया हुआ है। तो सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन होगा, जिंक होगा, ठीक है, एंड कॉपर होगा। तो इसको थोड़ा सा आपको थॉरो रीडिंग कर लेना आप लोग को, ठीक है।
इसके अलावा आपको क्या याद करना है, तो ध्यान देना, आपको मैं एक लिस्ट भेज दूंगा इंपॉर्टेंट ओर का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट ओर का फॉर्मूला यानी ऑक्साइड, जैसे मान लें कि ऑक्साइड ओर है तो उसमें कौन कौन सा ओर होता है, उसका नाम क्या क्या होता है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक। किस मेटल का ओर है उसका नाम नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये ओर का लिस्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना इसी लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय होगा जिससे कंपोजिशन को आपको याद रखना है। कंपोजिशन में अगर परसेंटेज याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद करना कि जैसे ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज के लिए कौन कौन सा मेटल यूज करते हैं हम लोग, कॉपर एंड एसएन। तो एटलीस्ट मेटल का लिस्ट आप याद करना कि किस एलॉय में कौन कौन सा मेटल या फिर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो इसके साथ मेटलर्जी चैप्टर ओवर होता है बच्चों लोग। यहाँ तक कोई डाउट है तो मैं पूछ सकता हूँ आप लोग। तो बच्चों लोग मेटलर्जी चैप्टर अपना खत्म होता है और आज का क्लास यहीं पे एंड होता है, ठीक है।